नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सूरत की एक अदालत ने एक संसद सदस्य को आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा का विस्तार एक खुला मुद्दा है। ओडिशा सरकार ने भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए केंद्रीय कानून में संशोधन के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यों को परिभाषित करने के लिए नए कानून बनाने की सिफारिश की। तमिलनाडु विधानसभा ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक फिर से पारित किया और भारत ने टीबी की जीवन रक्षक दवा पर एकाधिकार बढ़ाने के जॉनसन एंड जॉनसन के प्रयास को अस्वीकार कर दिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सूरत की एक अदालत ने एक संसद सदस्य को आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मानहानि का मतलब है किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित या अभिव्यक्त कोई असत्य और अपमानजनक टिप्पणी जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचता हो। ऐसे केस में कोई भी मानहानि का दावा कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अनुच्छेद 19(a) के तहत प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। न्यायालय की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना कुछ ऐसा ही अपवाद है। इनके आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। मानहानि आपराधिक अपराध और सिविल अपराध दोनों हो सकती है। आपराधिक मानहानि को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं सिविल मानहानि अपकृत्य विधि यानी टॉर्ट पर आधारित है। अब अपकृत्य विधि क्या होती है कि ये संहिताबद्ध कानूनों पर आधारित नहीं होती है, बल्कि ये पहले के न्यायिक निर्णयों पर आधारित होती है। पूर्व के निर्णयों से ये पता चलता है कि दोषपूर्ण कार्यों में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो ये जो मामला है, इसमें अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद को उसकी सदस्यता से अयोग्य करार देने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इन 3 परिस्थितियों में किसी सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराया जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 102 के उपबंध 1 के तहत सांसद को और 191 के उपबंध 1 के तहत विधायक को लाभ का पद धारण करने, विकृत चित्त या दिवालिया घोषित होने या फिर वैध नागरिकता धारण नहीं करने की स्थिति में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान किया गया है। और तीसरी स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामलों में सजा मिलने पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद में अपना निर्णय दिया था और इसमें ये कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक जिसे दोषी ठहराया जाता है और उसे न्यूनतम 2 साल कैद की सजा दी जाती है तो सदन की उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 8 सब क्लॉज 4 में दोषी सांसदों या विधायकों को उच्चतर न्यायालय में अपील करके दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। वहीं इसी एक्ट की धारा 8(3) के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, व्यक्ति का यहाँ पर मतलब सांसद या विधायक से है, और उस सांसद या विधायक को कम से कम 2 वर्षों की सजा दी जाती है, तो दोष सिद्धि की तारीख से वो अयोग्य घोषित हो जाएगा और साथ ही उसकी रिहाई के बाद की अतिरिक्त 6 वर्षों की अवधि तक वो अयोग्य बना रहेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा का विस्तार एक खुला मुद्दा है। स्मार्ट सिटीज मिशन में शामिल कुछ शहरों ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और अधिक समय की मांग की है। इसी मामले में मंत्रालय ने एक संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया है कि परियोजना को पूरा करने की 30 जून की वर्तमान समय सीमा से परे स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार एक खुला मुद्दा है। स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य शहरों को बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और संधारणीय परिवेश उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही स्मार्ट समाधान के माध्यम से अपने नागरिकों को समुचित गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करने के लिए उन्हें बढ़ावा देना है। वर्ष 2016 से 2018 की अवधि में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 100 शहरों का चयन किया गया था। इन शहरों को अपनी परियोजनाएं 5 साल के भीतर पूरी करनी थी। कोविड-19 महामारी, बहुक्षेत्रक परियोजनाओं की मौजूदगी और भूमि और श्रम से संबंधित स्थानीय चुनौतियों की वजह से कार्यान्वयन अवधि को जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। संसदीय स्थायी समिति ने स्मार्ट सिटी मिशन के संबंध में जो टिप्पणी की है उनमें 32 बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्मार्ट शहरों ने निर्धारित परियोजनाओं से ज्यादा कार्य पूरा कर लिया है।
हालांकि शेष 68 स्मार्ट शहर अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा समिति ने वित्तीय आवंटन के बारे में ये कहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 48,000 करोड़ रुपए की कुल सहायता राशि निर्धारित की गई थी। इसमें से 36,561 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिसका 90% हिस्सा स्मार्ट शहरों ने उपयोग कर लिया है। वहीं संसदीय स्थायी समिति ने इस संबंध में कई प्रमुख सिफारिशें भी की हैं, जैसे कि विस्तृत आकलन के बिना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। परियोजना पूरी करने में पिछड़ रहे स्मार्ट शहरों पर सख्ती से नजर रखी जानी चाहिए। इसके अलावा इससे विस्तारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सकेगा। ओडिशा सरकार ने भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए केंद्रीय कानून में संशोधन के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। ओडिशा सरकार ने विधेयक के जरिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। ये विधेयक ओडिशा में विविध औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार कुछ परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन कराने संबंधी अनिवार्य प्रावधान को समाप्त करना चाहती है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य पहले ही इस तरह के संशोधन कर चुके हैं और राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त कर चुके हैं। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन यानी लार एक केंद्रीय कानून है। इसे औपनिवेशिक काल के भारत का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर पारित किया गया है। इस कानून में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास के साथ साथ उचित मुआवजा देने के भी प्रावधान शामिल हैं। इस संबंध में प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो भूमि अधिग्रहण होने की स्थिति में मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना तक होगा। सामाजिक प्रभाव आकलन समिति और पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति की स्थापना की जाएगी। इन समितियों में विशेषज्ञों, आम लोगों और पंचायती राज संस्थाओं की ज्यादा भागीदारी होगी। पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रयासों में समन्वय स्थापित करेगा। इन प्रयासों में स्थानीय, निर्जातीय और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण भी शामिल है। निजी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण के मामले में 80% प्रभावित लोगों की तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के मामले में 70% प्रभावित लोगों की सहमति प्राप्त करना जरूरी है। अगली खबर सीबीआई से संबंधित है। संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के कार्यों को परिभाषित करने के लिए नया कानून बनाने की सिफारिश की है। संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि सीबीआई को शासित करने वाले वर्तमान दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की कई सीमाएं हैं और साथ ही सीबीआई की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने के लिए एक नए कानून की भी जरूरत है। समिति ने कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है, जैसे कि सीबीआई में रिक्त पदों को नियमित रूप से नहीं भरा जा रहा है और इसके कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है और जांच की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा सीबीआई के पास दर्ज मामलों का विवरण, उनकी जांच में हुई प्रगति और अंतिम परिणाम भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। 9 राज्यों ने सीबीआई से अपनी सामान्य सहमति यानी जनरल कंसेंट वापस ले ली है। इससे मामलों की सही तरह से जांच नहीं हो पाती है। तो अब आपको बता दें कि राज्यों द्वारा जो सामान्य सहमति है वो अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ मामलों की जांच में सीबीआई की मदद करने के लिए दी जाती है। इसीलिए संसदीय स्थायी समिति ने इन कमियों को दूर करने के लिए कई सिफारिशें की हैं, जैसे कि सीबीआई की कार्यप्रणाली में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय शामिल करने की जरूरत है। सीबीआई के निदेशक को रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की तिमाही आधार पर निगरानी करनी चाहिए। सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामलों के आंकड़े और वार्षिक रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए। इसके अलावा एक केस प्रबंधन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जो आम जनता के लिए सुलभ हो। और आइए अब बात करते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीआई की स्थापना 1963 में एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ये संस्था दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित होती है। सीबीआई की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई है। सीबीआई कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करता है। ये केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। ये इंटरपोल की ओर से जांच का समन्वय करने वाली नोडल एजेंसी है। तमिलनाडु विधानसभा ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक फिर से पारित किया है। पहली बार ये विधेयक 2022 में पारित हुआ था। राज्यपाल ने इस विधेयक को ये कहते हुए लौटा दिया था कि ये संविधान और न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध है। इससे पहले तमिलनाडु में एक राज्य स्तरीय अध्ययन ने 2 स्तरों पर ऑनलाइन जुए के नकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया था और इस अध्ययन में ये कहा गया था कि व्यक्तिगत स्तर पर ये नौकरी की हानि करती है, इससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और गंभीर ऋण की स्थिति में लोग चले जाते हैं। वहीं पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर
देखें तो ये पारिवारिक हिंसा, नकली पहचान के उपयोग को बढ़ावा देती है। ऑनलाइन गैम्बलिंग के तहत इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से दांव लगाकर धन अर्जित किया जाता है। भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग ग्रे एरिया के अंतर्गत आती है। केंद्र में पब्लिक गैम्बलिंग अधिनियम 1967 में कौशल आधारित खेल शामिल नहीं है। अधिनियम में इस स्पष्टीकरण की भी कमी है कि कौन से खेल कौशल आधारित खेल हैं और कौन से संयोग आधारित यानी गेम ऑफ चांस हैं। संयोग आधारित खेल ऐसे खेल हैं जिनमें कौशल शामिल नहीं होता है या इन्हें जुए संबंधी गतिविधि के रूप में माना जाता है। दांव और जुए का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में किया गया है। ये राज्यों को इनके विनियमन के लिए विशेष शक्ति प्रदान करती है। इसी आधार पर कुछ राज्यों ने संशोधन के साथ केंद्रीय अधिनियम को अपनाया है या फिर अपने स्वयं के विशेष कानून बनाए हैं। तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश आदि ने कौशल आधारित खेलों सहित सभी ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किए हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन के लिए नियमों का एक मसौदा जारी किया है। भारत ने टीबी की जीवन रक्षक दवा पर एकाधिकार बढ़ाने के जॉनसन एंड जॉनसन के प्रयास को अस्वीकार कर दिया है। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन ने बेडाक्यूलाइन के पेटेंट की एवरग्रीनिंग का प्रयास किया था। ये मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण दवा है। पेटेंट एवरग्रीनिंग का उपयोग फार्मास्यूटिकल कंपनियां करती हैं। इसके तहत किसी दवा में केवल मामूली रिफॉर्मुलेशन करके उसमें अन्य पुनरावृत्तियों के माध्यम से उस दवा की पेटेंट अवधि को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इन तरीकों से दवा की चिकित्सकीय प्रभाविता में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D पेटेंट की एवरग्रीनिंग पर रोक लगाती है और इसके मुताबिक यदि किसी ज्ञात पदार्थ के किसी नए रूप की खोज की जाती है लेकिन उससे उस पदार्थ की ज्ञात क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती है तो उसे आविष्कार नहीं माना जाएगा और इस तरह से वो नया रूप पेटेंट का पात्र नहीं होगा। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने स्विस दवा निर्माता कंपनी नोवार्टिस द्वारा कैंसर रोधी दवा ग्लिवेक के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया था और इसमें कहा गया था कि ये धारा 3D के तहत पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं है। इस कदम का महत्व ये हुआ कि इससे जेनरिक दवा निर्माण को सुगम बनाकर दवा की लागत में कमी की जा सकेगी और इस तरह से जेनरिक दवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। भारत की बात करें तो इसमें कोई भी आविष्कार पेटेंट योग्य तब माना जाता है जब वो नवीन हो यानी कि नोवल हो, उसमें कोई आविष्कारशील गुण हो या उसका ऐसा प्रयोग पहले से ज्ञात न हो, इसमें औद्योगिक अनुप्रयोग की क्षमता है और वो IPA की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता हो। भारत में किसी भी पेटेंट की अवधि पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष तक होती है। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों की। डीजी क्लेम, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल है। इसके तहत दावों की राशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में डाला जाएगा। इस प्रकार डीजी क्लेम दावों के निपटान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान करेगा। डीजी क्लेम दावों की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और नकदी फसलों के लिए 5% निर्धारित किया गया है। ये गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक विपदाओं के खिलाफ व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है। कैनलाइजेशन, केंद्र ने यूरिया के आयात के लिए एक कैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में इंडियन पोटाश लिमिटेड के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय रसायन उर्वरक और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यूरिया आयात के लिए अन्य कैनलाइजिंग एजेंसियां हैं। आयात और निर्यात के कैनलाइजेशन का मतलब है निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरीकरण, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करना है। साथ ही निर्यात को बढ़ावा देना और अंडर इनवॉइसिंग को समाप्त करना है। अब ये अंडर इनवॉइसिंग होती है, इसके तहत इनवॉइस पर किसी वस्तु का मूल्य भुगतान की गई कीमत से कम दर्शाया जाता है। प्रमुख कैनलाइज कमोडिटीज हैं बहुमूल्य धातुएं, हथियार या गोला बारूद और कृषि उत्पाद जैसे कि प्याज। ग्रीन शू विकल्प, वित्त मंत्रालय ने ग्रीन शू विकल्प का प्रयोग करने का फैसला किया है। ये निर्णय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफर फॉर सेल को अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर लिया गया है। इसे एक ओवर अलॉटमेंट विकल्प भी कहा जाता है। ग्रीन शू विकल्प एक ऐसा विकल्प है जो प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी IPO के दौरान अतिरिक्त शेयर बेचने के लिए अंडर राइटर्स के लिए उपलब्ध रहता है। IPO का मतलब है कि प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना। इसमें अंडर राइटर्स को मूल रूप से बेचने के लिए सहमत शेयरों की संख्या से 15% अधिक शेयर बेचने की अनुमति होती है। हालांकि इस विकल्प का उपयोग निर्गम के 30 दिनों के भीतर ही किया जा सकता है।
अगली खबर है गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से। एक संसदीय पैनल ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से SFIO में सभी रिक्तियों को भरने के लिए कहा है। इस कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया गया था। ये एक बहुविषयक संगठन है। इसे कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच के लिए स्थापित किया गया था। इसका मंत्रालय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है। ये ऐसे मामलों की जांच करता है जो जटिल तथा अंतर विभागीय और बहुविषयक प्रभाव वाले मामले होते हैं। इसके अलावा पर्याप्त जनहित वाले मामलों की भी ये जांच करता है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। लंबी पूंछ वाली बतख। लंबी पूंछ वाली बतख की प्रजाति को 116 साल बाद कश्मीर की प्रसिद्ध वुलर झील में देखा गया है। वुलर झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। लंबी पूंछ वाली बतख पतली और रंगीन समुद्री बतख होती है। ये बतख आर्कटिक और अंटार्कटिका के चारों ओर पाई जाती है। ये बड़े जल निकायों के निकट सर्दी का मौसम व्यतीत करना पसंद करती है। इसका आहार है समुद्री अकशेरुकी जीव जैसे कि केकड़े और मोलस्क। IUCN में इसकी स्थिति वल्नरेबल की है। लिक्विड ट्री या लिक्विड 3। सर्बिया बेलग्रेड ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक शहरी फोटो बायोरिएक्टर प्रस्तुत किया है। इसे लिक्विड ट्री नाम दिया गया है। लिक्विड ट्री में जल होता है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को आबद्ध करने के लिए सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करता है। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन करके वायु की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये जो लिक्विड ट्री है ये 10 साल पुराने वृक्षों या 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बगीचे की तुलना में ज्यादा कुशल है। अगला टॉपिक है टेरन 1 रॉकेट। टेरन 1 रॉकेट दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। हाल ही में इसकी लॉन्चिंग असफल रही है। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग द्वारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रोटोटाइप या फिर वर्किंग मॉडल को बनाने के लिए किया जाता है। टेरन 1 को हल्के उपग्रहों को कक्षीय अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट है। इसे भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। ये पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। नवंबर 2022 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। ट्रांसजेंडर एथलीट विनियम। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने ऐसी महिला ट्रांसजेंडर एथलीट्स को महिला प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है जिनमें मेल प्यूबर्टी के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा लिंग विकास में अंतर वाले एथलीट्स पर प्रतिबंधों को कठोर बना दिया गया है। ऐसे एथलीट्स के लिए प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन की अधिकतम मात्रा को 5 से घटाकर 2.5 नैनोमोल प्रति लीटर कर दिया गया है। लिंग विकास में अंतर यानी कि जननांगों सहित जीन्स, हार्मोन्स या प्रजनन अंगों से जुड़ी दुर्लभ स्थितियों का एक समूह है। ये उच्च टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को प्रेरित करता है। इससे ट्रांसजेंडर महिलाओं को क्षमता, सहनशक्ति, ताकत और फेफड़ों की क्षमता में ज्यादा लाभ मिलता है। अगला टॉपिक है शारदा पीठ। सरकार करतारपुर गलियारे की तर्ज पर शारदा पीठ खोलने की योजना बना रही है। करतारपुर गलियारा 2 महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थलों को जोड़ता है। ये तीर्थ स्थल हैं डेरा बाबा नानक पंजाब और पाकिस्तान के करतारपुर में स्थापित गुरुद्वारा दरबार साहिब को। शारदा पीठ की बात करें तो ये हिंदू समुदाय के लिए एक पूजनीय स्थल है। इसे देवी सरस्वती का धाम माना जाता है। इसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों से भी पहले शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र माना जाता है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नीलम घाटी में स्थित है। अब ये नीलम घाटी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि अब तक ये घाटी नहीं पूछी गई है, लेकिन क्योंकि इससे संबंधित न्यूज आ गया है तो डेफिनेटली ये पूछी जा सकती है। नीलम घाटी नियंत्रण रेखा के साथ जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तीतवाल गाँव में अवस्थित है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित ज्ञान का प्रसार करना है। ये आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा। ये पोर्टल ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए वन स्टॉप समाधान होगा जो वैदिक विरासत के बारे में कोई भी जानकारी खोजना चाहते हैं। इस पोर्टल पर 4 वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अपलोड की गई है और ये 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कोंकण 2023। ये भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। हेमू कालाणी। इनका जन्म 23 मार्च 1923 को हुआ था। इनका जन्म संयुक्त भारत के सिंध क्षेत्र में हुआ था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक क्रांतिकारी और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें सिंध का भगत सिंह भी कहा जाता है। वे स्वराज सेना के सदस्य थे। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी साहित्य का वितरण किया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे। वर्ष 1942 में उन्होंने हथियारों से लदी ब्रिटिश रेल को पटरी से उतारने और लूटने का प्रयास किया था। इस रेल में रखे हथियार
हथियारों का इस्तेमाल उस समय चल रहे बलूचिस्तान आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। हालांकि इस अभियान में वे पकड़े गए और 19 साल की कम आयु में ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। हेमू कालानी साहस, निडरता और देशभक्ति के प्रतीक थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।